नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग क्लब में। और दोस्तों, आंसर राइटिंग के डेली सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हट के है। आज मैंने क्या किया है कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर नोट्स कैसे बनाएं। जो हम डेली का द हिंदू पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो उसका नोट्स कैसे बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, आज का जो पूरा टॉपिक है मेरा वो इसी पे है कि आखिर नोट्स हम लोग बनाएं कैसे कि हमारे मेंस के लिए वो इतना अच्छा हो कि हमें किसी दूसरे सोर्स की ज़रूरत ना पड़े, हमारा नोट्स ही काफ़ी हो किसी भी टॉपिक को लेके। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि डेली ऐसे टॉपिक्स तो नहीं आते, लेकिन तो कभी कभी कोई ऐसा टॉपिक्स आ जाता है जो हमारे सिलेबस से सेम मैच कर रहा हो। तो या फिर एज ए एग्ज़ाम्पल भी हम किसी आंसर को लिखते वक्त उसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या होता है कि अगर हम एक कंप्लीट नोट्स इस तरह से बनाएं जो हमारे प्री में भी इम्पॉर्टेंट हो और साथ ही साथ हमारे मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम अपने नोट्स को इस तरह से फ्रेम करेंगे कि वो एज इट इज़ हम उसको अगर मेंस में लिख के आ जाएँ तो हमें कोई समस्या ना उठानी पड़े। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए फ्रेंड्स कि जो हम अपनी कुल मिला के जो अपना मेंस का आंसर राइटिंग हमें करना है उसके लिए नोट्स तो प्रॉपर हमको बनाने ही होंगे। और नोट्स कोशिश ये कीजिए कि फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में ही बने, एक पेज से ज़्यादा में ना बने। बस ज़्यादा से ज़्यादा जो A4 साइज़ का एक हमारा पेपर है, बस उसी में हमारी सारी बातें होनी चाहिए। हाँ, आप उसकी जो लैंग्वेज है वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि उसे आपको ही पढ़ना है, किसी और को नहीं पढ़ना है। तो आपकी राइटिंग, आपका लैंग्वेज वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रखते हैं। कुल मिला के पढ़ना आपको है, कहीं उसको आपको प्रदर्शनी में नहीं लेके जाना है। तो ठीक है दोस्तों, आज का जैसे मैं जो टॉपिक लिया हूँ उसके हिसाब से मैं अपना, जैसे मैंने आंसर के लिए अपने जो करंट्स के नोट्स होते हैं उसको कैसे फ्रेम किया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और जनरली मेरा यही रहता है कि मैं इसी तरीके से लिखता हूँ, और आप भी कोशिश कीजिए कि इसी तरीके से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो टाइम टू प्रायोरिटाइज फाइनेंसिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब ये बता रहा है कि जो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको कैसे हम, अब ये समय आ गया है कि उसको हम कैसे उसमें वित्त पोषण के लिए उसको प्राथमिकता दें या प्रायोरिटाइज करें। तो देखते हैं दोस्त कि क्या है आगे इसका टॉपिक। तो अब मैंने क्या है कि करंट का जो नोट्स होता है वो देखिए मैंने बनाया कैसे। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम किसी टॉपिक को लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिर हम किसी टॉपिक को लिख रहे हैं या ऐसा कोई अगर टॉपिक आया है हमारे न्यूज़ में तो इसका रेलिवेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, इसको हमें ऐसा क्यों करें। तो सबसे पहले हमें उस क्यों का जवाब ढूंढना चाहिए कि अगर हमें धारणीय कृषि के बारे में पढ़ना है या धारणीय कृषि के बारे में कोई न्यूज़ आई है तो कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिस वजह से ये न्यूज़ आई होगी, या इसको हम क्यों पढ़ें, हमारे एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कुछ कारण लिख लिए हैं। अब अगर हमको आंसर राइटिंग कभी भी अपनी करनी है तो हम इन्हीं 4-5 कारण जो हैं इन्हीं में से हम क्या करेंगे, 2-3-4 कारण जो भी हमारे पास हमको याद रह जाएंगे हम उसको अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स, मैंने इसमें क्या किया है कि पहला कारण बता दिया है कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन का जो 45% का जो लक्ष्य रखा गया है, भारत ने NDCs में जो अपना लक्ष्य रखा गया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि NDCs मतलब जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस है, जो हमारे SDG लक्ष्य को पाने के लिए जो हर देश के लिए निर्धारित किया गया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म में ब्रैकेट में लिख दिया है कि NDCs मतलब इसके अंतर्गत ये लक्ष्य आता है। और कौन सा लक्ष्य है, तो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है 2030 तक हमारा वो 45% कम करने का लक्ष्य है। इसीलिए जो है हमको धारणीय कृषि अपनानी पड़ेगी। फिर दूसरा मैंने लिख दिया है कि इंडिया का जो नेट जीरो एमिशन टारगेट है 2070 तक का, अगर हमें उसको अचीव करना है तो भी हमको धारणीय कृषि अपनानी पड़ेगी। या COP26 में जो हमारा पंचामृत का लक्ष्य लिया गया है उसको अगर हमें पाना है तब भी हमें धारणीय कृषि अपनानी पड़ेगी। और साथ ही साथ उसमें क्या बताया गया है कि अगर हमें पंचामृत लक्ष्य को पाना है तो हमारी जो फाइनेंसिंग, जिस पे ये मेन टॉपिक था, तो जो हमको जो वित्त है वो कितना चाहिए होगा। तो ऐसे अगर हमारा जो टारगेट है उसको हमें अचीव करना है तो उसके लिए हमें
11 लाख करोड़ प्रतिवर्ष चाहिए, ताकि हम अपने जो हमारे 2030 तक के जो SDGs के जो टारगेट हैं तब हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चूँकि इतना पैसा तो भारत के पास नहीं है कि इतना 11 लाख करोड़ वो प्रतिवर्ष अपने SDG लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाए। जैसा कि मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी दिया है कि 2019-20 में 3.09 लाख करोड़ केवल अरेंज किए जा पाए हैं। तो इस तरह से देखने लगभग 4 गुने का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों, अब इस 4 गुने के अंतर को अगर हमें भरपाई करनी है तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे ताकि हम इस कमी को पूरा कर सकें। तो अगर हम जो इस समय वर्तमान में जो कृषि पद्धतियाँ चल रही हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक यूज किया जाए, तो इससे क्या होता है कि एक तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हमें ज़्यादा पैसे भी खर्चे करने पड़ रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से क्या करेंगे, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको अपनाएंगे, तो एक तो हमारा पर्यावरण का जो संरक्षण है वो भी होगा, साथ ही साथ में जो पैसे हैं वो भी हमें कम खर्च करने पड़ेंगे। तो हमारी सामाजिक आर्थिक जो असमानता है हम उसको भी बचा सकते हैं, साथ ही साथ हमने पर्यावरण को भी पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, मैंने चौथा पॉइंट लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत एक संस्था है इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट। इसकी बात जो है एडिटोरियल में की गई है कि INCCA जो है इसने बताया है कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है उसमें जो कृषि का योगदान है वो 18% है। तो अगर हमें ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, धारणीय कृषि को अपनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने क्या किए हैं कि कुछ कारण बताए हैं कि ये कारण है कि हम इसीलिए इन कारणों के निपटान के लिए ये सारे कारण हमारे सामने मौजूद हैं और इनके निस्तारण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि जैसे मैंने क्या बताया कि धारणीय कृषि, तो अब हमें इसकी अच्छी एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन फ्रेंड्स अगर हम अपने आप से लिखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम किसी इंस्टीट्यूट, किसी संस्था, किसी समिति या फिर कोई ऐसा एक रिकमेंडेशन जो हमको मिला हो, जैसे IPCC या फिर क्या कहते हैं UNEP हो गया या फिर UNFCCC हो गया, इन सब के बातों को हम कोड करके अगर लिखते हैं तो ज़्यादा हमारा जो आंसर होता है वो इनरिच हो जाता है। तो ऐसे मैंने क्या किया है कि UNEP के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है कि धारणीय कृषि की क्या डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसी हिसाब से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। जब भी आप किसी आंसर को लिखें और उसमें किसी डेफिनेशन को लिखने की आवश्यकता पड़े तो आप कोशिश कीजिए कि किसी इंस्टीट्यूट या संस्था या समिति या सरकार का अगर कोई कोटेशन हो तो आप वहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। तो मैंने क्या किया कि UNEP का एक स्टेटमेंट है उसी को मैंने उठाया कि मौजूदा और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति कर सके, लाभप्रदता हो, मतलब हमारी प्रॉफिट जो है उसको बनाए रखें, साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट का हेल्थ है उसको भी ध्यान में रखा जाए। और नेक्स्ट है कि जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक गैप है, ये सोशियो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज़ हैं उसको कम करने की कोशिश करें। तो हमारे धारणीय विकास के ये 3 लक्ष्य हैं कि हमारे भाई मौजूदा और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति भी कर दे, साथ ही साथ हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी हो और हमारे एनवायरनमेंट के हेल्थ को भी ध्यान में रख के किया जाए, और जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक गैप है या सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं उसको भी हम लोग क्या करें, कम करने की कोशिश करें। हमें ऐसी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है। फिर मैंने क्या किया है कि फ्रेंड्स एक डायग्राम के थ्रू क्या किया है, बता दिया है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो मेन लक्ष्य है वो क्या है और सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर वो किसका पक्षधर है। जैसे मैंने इसको एक डायग्राम के थ्रू बताया कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मतलब पर्यावरण संरक्षण, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सामाजिक आर्थिक विकास, और ग्रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब हमारा जो आर्थिक विकास हो वो कैसा हो, हरित हो। ठीक है दोस्तों, और मैंने फिर आखिरी में ये बता दिया कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वो किसका पक्षधर है, तो हमारे मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण होता रहे, जल प्रदूषण कम हो जाए और साथ ही साथ जैव विविधता का भी संरक्षण होता रहे। और फिर फ्रेंड मैंने क्या किया है कि अभी जैसे मान लीजिए कि ठीक है हमने कह दिया कि हाँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमको अपनाना है, तो फिर हमें देखेंगे कि अच्छा कौन कौन सी पद्धतियाँ ऐसी हैं जो मौजूदा हैं हमारे
समाज में जो अभी चल रही हैं। तो जैसे फ्रेंड्स क्या है कि जो नाइट्रोजनी फसलें हैं उनको उगाया जा रहा है बहुत जगह, जैसे जो हमारे मध्य भारत है या फिर क्या कहते हैं राजस्थान का एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया, यहाँ पे सब पे क्या है कि ज़्यादातर दलहनी फसलें उगाई जा रही हैं। तो इनसे क्या हो जा रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन खूब होता है। तो नाइट्रोजनी फसलें उगाई जा रही हैं, जैविक उर्वरक का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए जो है सिक्किम को हम एज अ एग्जाम्पल ले सकते हैं। फसल प्रत्यावर्तन पे जोर दिया जा रहा है कि हम भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप रोटेशन करें। एक बार ऐसी क्रॉप को बोए जिनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है या फिर ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, दोबारा ऐसी क्रॉप को हम लोग बोए या फिर उनका प्रोडक्शन करें जिनमें कम फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता होती है तथा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड नो टिल फार्मिंग। नो टिल फार्मिंग का मतलब होता है, टिल का मतलब होता है फ्रेंड खुदाई या जुताई। तो ऐसे ही हम फार्मिंग का अपना रहे हैं या फिर ऐसी पद्धतियाँ कहीं कहीं हमारे यहाँ प्रचलित हैं जहाँ पे ज़्यादा जुताई नहीं की जाती है। और चारागाह को भी हमारे यहाँ कहीं कहीं है कि बहुत सारे चारागाह हैं, सरकारें भी चारागाह बनाती हैं ताकि ये कार्बन का जो एमिशन है उसको किसी तरीके से कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट फ्रेंड मैंने लिखा कि कुछ ऐसी संभावित पद्धतियां हैं जिसको हम अपना सकते हैं या फिर जो जिनकी संभावनाएं हैं कि हाँ हम इनको कर सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि पहला लिया है कि अडॉप्टिंग इंटीग्रेटेड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। फ्रेंड्स ये मैंने क्या कि एक्चुअली में मैं अपना नोट्स बना रहा था, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि चीज़ों को बहुत छोटे छोटे में लिख के और उसको बस केवल एक A4 साइज़ में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैंने क्या किया है कि वर्ड्स को बहुत छोटा लिखा है। आपके लिए मैं थोड़ा इसको जूम किए दे रहा हूँ। तो पहले मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि अडॉप्टिंग इंटीग्रेटेड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। इससे क्या होता है कि फ्रेंड्स कि हमारे सॉइल की जितनी भी फर्टिलिटी के लिए जितने भी कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, जैसे उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए और उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होने चाहिए, उसमें वाटर का कितना परसेंटेज होना चाहिए, एयर कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। साथ ही बीमारियों और दवाओं तक पहुँच भी। देखिए फ्रेंड्स क्या करें, अगर हम कोई ऐसी टेक्निक डेवलप कर ले जाएं कि हमारे खेत में किसी भी प्रकार की बीमारी आने से पहले ही हम उसका इलाज कर लें, ठीक है, जैसे प्रिकॉशन कहते हैं। तो अगर हम ऐसी प्रिकॉशंस लेने, ऐसी दवाइयों तक हमारी पहुंच बन जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी कृषि पद्धतियों को और ही ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हीट टॉलरेंट फसल। अगर हम लोग अभी आप हमारे पिछले कुछ लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें मैंने फ्रेंड्स बताया है कि क्या हो रहा है कि दिन ब दिन हमारा जो पर्यावरण है या क्लाइमेट चेंज दिन ब दिन हो रहा है। उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि हमारा जो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, वो भी क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। और साथ ही साथ गर्मियों में क्या है कि हीट वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो दोनों की वजह से क्या हुआ है कि इस बार जो सरकार ने क्या किया है कि अपना जो फूड एक्सपोर्ट है उसको थोड़ा प्रोहिबिट या थोड़ा रोकने की कोशिश की है, निर्यात को प्रतिबंधित करने की कोशिश की है। तो उसके पीछे क्या कारण थे? दो कारण थे, वो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताए फ्रेंड्स। एक तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून था, इस वजह से क्या हुआ है कि जो हमारे धान का प्रोडक्शन है वो गिरा है, और साथ ही साथ हीट जो वेव्स आए हैं इसकी वजह से क्या हुआ, गेहूं के उत्पादन में भी कमी आई है। तो क्या हुआ, वही मैंने लिख दिया है कि हम ऐसी अगर फसल बोए या हमारे पास ऐसी सीड हो जाए जो हीट टॉलरेंट हो, मतलब उन पर किसी भी प्रकार के गर्मियों का कोई प्रभाव न पड़ता हो, तो वो क्या होगा कि ऐसी फसलें जो है हमारे लिए ज़्यादा सस्टेन होंगी, ज़्यादा सस्टेनेबल होंगी। ड्रिप इरिगेशन है तो फ्रेंड्स ये आज भी हमारे यहाँ देश में चल रही है, लेकिन तो क्या है कि अभी इनका यूज़ बहुत कम है क्योंकि ये अभी महंगी हैं। लेकिन तो अगर सरकार इसमें क्या करे, कुछ इंसेंटिव्स दे, कुछ ऐसे प्रोग्राम लेके आए कि जो किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए सिखाया जाए, समझाया जाए, उनको इसके लिए ज़्यादा अवेयर किया जाए। गवर्नमेंट ऐसे स्कीम लेके आए कि भैया ठीक है तुम लगाओ ड्रिप इरिगेशन, अपने खेत में अच्छी सी पैदावार करो, बाद में हमको पेमेंट कर देना। तो एक ये प्रोसेस किया जा सकता है। साथ ही चारा घास जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे बरसी में एक वो होती है, फोडर होती है जो गाय भैंस के लिए चारे के काम करती है। तो ये क्या करती है कि ये ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम अच्छे से करती है, साथ ही साथ जो हमारा कार्बन इमिशन हो रहा है या ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको कंट्रोल करने में भी सहायक होती है। तो इससे इस तरह से क्या कर सकते हैं कि इससे हम दोहरा लाभ ले सकते हैं। और तीसरा लाभ भी एक है इसका कि हम अपने जो जानवर हैं उनके लिए एक फोडर का भी यूज कर सकते हैं।
तो इसीलिए चारा घास जो है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा उगाने की पद्धति अपनाई जा सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि फसल समय का जो है एडजस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है वो दिन ब दिन चेंज हो रहा है। तो अगर क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है तो हमको जो अपने फसल की जो उसका सीडिंग टाइम है या उसके जो बोने का जो टाइम है वो थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो जलवायु है वो धीरे धीरे बदल रहा है। आप देखिए कि इस समय क्या चल रहा है कि जब बरसात होनी थी तब बरसात नहीं हुई है और इन दिनों बरसात चल रही है। तो ये सब उसी का प्रतिफल है कि हमारे यहाँ जो दिन ब दिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड सटीक खेती। इस पे जो मेरा एक पीछे लेक्चर था उसमें भी मैंने सटीक खेती के बारे में बताया है, जिसको प्रिसीजन एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब हम कोई क्रॉप उगाएं तो उसमें जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता है हम उसे बस उतना ही दें। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान है उसको 2 रोटी की भूख है तो उसको हम बस 2 रोटी ही दें। ऐसा ना करें कि उसको हम 4 रोटी और 5 रोटी खिला रहे हैं। तो ऐसी अगर हमारी कोई क्रॉप है उसको जितने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, जितने वाटर की ज़रूरत है, जितने पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है, जितने हर्बिसाइड्स की ज़रूरत है, हम बस उसको उतना ही दें, उससे ज़्यादा ना दें। तो इससे क्या होगा कि फसल जो होगी वो भी अच्छी होगी और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो कम हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने पैसे को भी बचा सकते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को प्रदूषण होने से भी बचाया जा सकता है और हमारी जो एग्रीकल्चर होगी वो ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकती है। अब फ्रेंड्स इसके लिए जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है वित्त की। और ये जो पूरा टॉपिक था वो भी फाइनेंस से ही रिलेटेड था कि अगर हमको जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए हमको फाइनेंस की कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं फ्रेंड्स कि एक तो हम ग्रीन टैक्स का यूज कर सकते हैं। भाई उन कंपनियों पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टैक्स इम्पोज करने चाहिए या फिर लगाने चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण फैलाती हैं, क्योंकि वो एक तो समाज के हिस्से का भी कार्बन खाए जा रही हैं और क्या कर रही हैं कि अपना प्रोडक्ट निकाल के और समाज के अंदर लेके जाके उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी कमा रही हैं। तो इस तरह से वो दोहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे समाज को भी और पर्यावरण को भी। तो इस तरह से क्या करें, अगर ग्रीन टैक्स लगाएंगे तो उनका जो उत्तरदायित्व है वो भी कहीं ना कहीं पूरा होगा कि हाँ भैया अगर हम आपके हिस्से का कार्बन यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके लिए ग्रीन टैक्स दे रहे हैं। साथ ही साथ जो इसके लिए अलग बजट लेके आया जाए कि ग्रीन जो या फिर जो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके लिए हम अलग से बजट लेके आएँ, या फिर जो हमारा बजट है उसी में एक अलग से पोर्शन रखें, उसके लिए एक अलग बजट का आवंटन करें कि ये पूरा बजट किसके लिए है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए है। नेक्स्ट है फ्रेंड पीपीपी मॉडल का तो इंटरवेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्रेंड्स हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए धुआंधार पैसा खर्चा कर सके। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि हम प्राइवेट पार्टनर्स को भी बुला सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अभी जो हमारा कृषि फार्म बिल आया था उसमें इसके बारे में बात की गई थी और फ्रेंड्स ये एक हिसाब से अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है किसानों को पहले ही एश्योरेंस हो जाती है कि हाँ भैया अगर हम कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं तो ये एक कोई कंपनी है जो हमारे प्रोडक्ट्स को इस दाम पे खरीद लेगी, हमें इस चीज़ की दिक्कत नहीं है कि हम किस मार्केट में लेके जाएंगे। तो अगर हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करनी है तो क्या करेंगे हम भैया, उससे क्या करेंगे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि ठीक है हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, इन सब या फिर जो भी जिन भी तकनीकी की ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप बस पैदावार कीजिए। जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो हम उसको लेने के लिए भी सक्षम है और हम उसको खरीद लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेगा और कंपनियां उसको अच्छे दाम पे खरीद भी लेंगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ ये थे कि हाँ इस तरह से हम इसके फाइनेंस की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड मैंने कुछ वे फॉरवर्ड भी लिख दिए हैं, चूँकि हमको अपने आंसर में लिखना ही रहता है तो इसीलिए हम वे फॉरवर्ड भी लिख देते हैं। तो अब इसमें मैंने क्या किया है कि वे फॉरवर्ड बताया, तो इस तरह से मैंने क्या किया है फ्रेंड्स कि वे फॉरवर्ड में क्या किया कि गवर्नमेंट का सहयोग, जागरूकता, वैज्ञानिक किसान सहयोग। वैज्ञानिक किसान सहयोग का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं और जो हमारे किसान हैं इन दोनों की एक वर्कशॉप कराई जाए, या समय समय पर जो साइंटिस्ट हैं वो जितने भी एग्रीकल्चरल कॉलेजेस हैं उनमें जाके बच्चों से इंटरेक्ट करें,
या फिर जो किसान हैं, बड़े बड़े किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, इनसे जाके इंटरेक्ट करें, उनको बताएं कि हाँ देखिए ऐसे ऐसे करके हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी कर सकते हैं। इसमें से फ्रेंड्स बाज़ार की भी भूमिका होगी। बाज़ार की भूमिका का मतलब यही है कि बाज़ार अगर उनको पहले से ही एश्योरेंस दे दे कि हाँ हम आपके जो क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे या जो आपका एग्रीकल्चरल मॉडल है हम उसको प्रमोट करेंगे, या फिर उसके जो सामान होंगे हम उसको अच्छे दामों पे खरीदेंगे। सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, सह्याद्री फार्म। और फ्रेंड ये मैंने पिछले भी अपने लेक्चर्स में इनका जिक्र किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो सह्याद्री फार्म क्या है कि इसने क्या किया है कि लगभग 1 लाख लोगों को इसने रोजगार दिया है। साथ ही साथ लगभग 10 करोड़ से भी लगभग 11 करोड़ या कई करोड़ का ये टर्नओवर करते हैं एक साल में, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट मैंने लिखा है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो हमें है वो हमको करना होगा। तो फ्रेंड्स ये क्या किया है मैंने कि एक कंप्लीट समझ लीजिए आंसर ही बना दिया है मैंने। क्या किया है कि जो हमारा जो टॉपिक था, जो हमारे करंट पे क्वेश्चन आया, वो करंट की जो न्यूज आई थी कि कैसे हम फाइनेंस करें या फाइनेंस को प्राथमिकता दें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, तो वो कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो क्या किया है कि मैंने फ्रेंड्स पूरा उसका जितना भी निचोड़ हो सकता है। और फ्रेंड्स क्या करिए कि जब आप कोई टॉपिक को पढ़िए तो न केवल आप उस टॉपिक को पढ़िए, बल्कि आपके पास जितने भी जो भी आपने प्रीवियस करंट को पढ़ रखे हों आप उसको भी उसमें इंक्लूड करते चलिए। जैसे इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे ज़रूर जो मैंने पहले के करंट्स को इंक्लूड कर दिया है। तो जो जब आप डेली बेसिस पे करंट पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में चलती रहती हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखना भूल गया, जैसे मैं इसको भी लिख सकता था कि हाँ जो एक रिपोर्ट आई थी, एक रिपोर्ट थी उसका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसमें यह बताया गया था कि जो हमारे यहाँ भारत है वो विश्व के 17 ऐसे देशों में है जो अति जल कमी संभावित देश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ऐसी रिपोर्ट है। और दूसरा ये बताया जा सकता था कि जैसे हमारे यहाँ धान, गेहूँ और गन्ना इनकी फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं, तो ये ज़्यादा जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर हम इन फसलों को कम करें तो हम अपने जल को भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण का भी संरक्षण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि पूरा एक कंप्लीट समझ लीजिए कि धारणीय विकास से रिलेटेड जितना भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं सारे को सारे मैंने डिस्कस कर लिए। अब इस तरह से मान लीजिए आपने एक नोट्स बना लिया, तो अब आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कुछ नए पॉइंट्स मिलते हैं तो जैसे यहाँ पे खाली खाली जगह है, आप उसको धीरे धीरे मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में करके कोटेशन में लिख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मेरा यही तरीका है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी बताएं कि ये कैसा तरीका है, और आप भी अगर ये अच्छा लगता है आपको तो आप भी इस तरीके को अपना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप लोगों पे निर्भर है कि कैसे आप नोट्स बनाते हैं, और आप ये लोग ज़रूर बताइए कि कैसा है आज का जो मैंने बताया जो तरीका वो कैसा था। ठीक है फ्रेंड्स, और कैसी ये इन्फॉर्मेशन थी ये भी आप बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच। और चूँकि फ्रेंड्स आज कोई टॉपिक अच्छा था नहीं, एग्रीकल्चर पे ही टॉपिक था और एग्रीकल्चर पे मैं 2-3 लेक्चर करा चुका हूँ, तो इसीलिए आज मैंने कोई आंसर राइटिंग नहीं की। कल नई एक आंसर राइटिंग के साथ मैं आऊँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं हम लोग।